नमस्कार। स्वागत है आपका मंथन के इस एपिसोड में। आज हम दो बहुत ही अजीज कलाकारों के साथ बात करने वाले हैं, स्वानंद किरकिरे जी और मनोज मुंतशिर जी। मुझे मालूम है जो दर्शक देख रहे हैं उनको इन दोनों महारथियों के फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक लाइन में बताना हो तो मनोज मुंतशिर जी ने अपना पूरा जीवन कविता को दे दिया है। वही स्वानंद जी कविता के अलावा भी ऐसे बहुत से आयाम हैं उनकी पर्सनालिटी के जो फिल्म जगत के थ्रू हम तक पहुंचते रहते हैं। स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। नमस्ते स्वानंद जी। नमस्ते नमस्ते। स्वानंद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि मनोज जी ने बताया कि आप उनके सीनियर भी हैं, तो इस लिहाज से बीइंग द सीनियर मोस्ट मेंबर इन द पैनल आई थिंक मैं हाँ, आप सीनियरिटी अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अवश्य सीनियर हूँ मैं। वैसे भी आप कद वरना तो और रुतबे तीनों में सीनियर है। नहीं, हाँ तो बिल्कुल बताएं। अभी आपको अवार्ड मिला, नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले आपको। जी, आपको लगता है कि ये जो हमारे देश में, नॉट जस्ट इंडस्ट्री इटसेल्फ, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति जब काम करता है वो अवार्ड के लिए तो काम नहीं करता है, लेकिन अवार्ड मिलना या न मिलना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक आर्टिस्ट के जीवन में। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं स्वानंद जी? जी देखिए, ये मैं इस मामले में मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि अवार्ड का मिलना ना मिलना, अवार्ड मिलने पे तो अच्छा लगता है, ना मिलने पे बुरा भी लगता है। लेकिन अवार्ड के लिए काम तो निश्चित रूप से आदमी नहीं करता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जब आप कुछ काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर पता होता है कि ये काम, क्योंकि वो काम उस तरह से जिसको कहते हैं कि उनका सुर लग गया होता है, आपको भी अंदर से पता होता है। और कई बार जब ऐसा होता है तो आपको उम्मीद होती है कि आपका देश जो है, आपका जो राष्ट्र है, क्योंकि लोगों को तो वो पसंद आता है, वहां सबसे पहला अवार्ड होता है और वो सच्ची बात है। वो जब लोगों तक पहुंचता है और लोगों से आपको जब पता चलता है कि ये गाना लोगों के दिलों में उतर गया है, उनका अपना गाना बन चुका है, उनका अपना काम बन चुका है, तो वो तो मिल चुका होता है। लेकिन जब वो उस तरह से प्रतिबिंबित नहीं होता जहां से अवार्ड आ रहे हैं वहां पे, तो कई बार आपसे ज्यादा लोगों को बुरा लगता है। और तब आपको कई बार इस तरह से लगता है कि अरे भाई ये ऐसे क्यों हुआ और ऐसे किस लिए हुआ। लेकिन फिर वही बात है कि लेकिन जब लिख रहे होते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी अवार्ड के बारे में बात नहीं सोच रहे होते, कोई भी आदमी नहीं सोच रहा होता। मतलब ये मैं 100% कह सकता हूँ कि जब वो लिख रहा होता है तो वो यही सोच रहा होता है कि इसका काम जो है, इस गाने का जो काम है वो पूरा हो, इसको जिस तरह से जो इम्पैक्ट इसका आना चाहिए, जो इस गीत के थ्रू लोगों तक मुझे पहुंचाना है, वो बात पहुंचे। मनोज जी, आपको बुरा लगा था जब तेरी मिट्टी को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो आपने उम्मीद की, मुझे लगता है शायद, और दर्शकों ने भी उम्मीद की, जो जिन लोगों ने गानों को सुना उन्होंने भी उम्मीद की, और उसके बाद इतना प्यार मिला आपको लोगों से, अभी भी लगातार प्यार बरसता रहता है उस गाने पे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, शायद मैं एक फूल्स पैराडाइज में जी रहा था, तो मेरे लिए वेकअप कॉल था। मेरे लिए वो जो एक अवार्ड शो था, एंड नथिंग अगेंस्ट द अवार्ड शो, ये एक बिजनेस है, चलना ही चाहिए, इससे बहुतों का फायदा है, बहुतों के घर चलते हैं। मैंने ही कम से कम अपनी जिंदगी में 15 साल अवार्ड शोज लिखे हैं, ये जितने भी शोज हुए सब मेरे लिखे हुए हैं, तो मुझे इनके स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जबकि ये पूरी तरह से जो राष्ट्र की या देश की भावनाएं हैं उसको नकार देते हैं, उसको ऑनर करने से मना कर देते हैं, तो लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है। अब मैं इसके आगे जो बोलने वाला हूं वो हो सकता है उसको कई सेंस में लिया जाए, लेकिन अब मौका है और आपसे तो बात हो ही सकती है, स्पेशली स्वानंद जी भी हैं। होता क्या है ना कि एक बेसिक रूल बुक है कि अगर आप लिरिसिस्ट हैं, अगर आप गाने लिखते हैं, अगर आप म्यूजिक कंपोज करते हैं, अगर आप गाते हैं, तो आपको सुर आना चाहिए। आप ये तो नहीं कह सकते कि देखो मुझे सुर तो मेरा ठीक नहीं है। अब स्वानंद जी इतना बढ़िया गाते भी, मैं ये बात उनकी तरफ उछाल रहा हूं कि मेरा सुर तो ठीक नहीं है पर मैं गाता बहुत अच्छा हूं। भाई कैसे गाते हैं आप अगर आपका सुर ठीक नहीं है? तो ये दो अलग अलग बातें कैसे कर सकते हैं आप? सिमिलरली अगर कोई ये बोले कि मुझे यार मीटर का पता नहीं है, रदीफ का पता नहीं है, काफी का पता नहीं है, बहर का पता नहीं है, अरकान का पता नहीं है, छंद का पता नहीं है, पर मैं गीत बड़े अच्छे लिखता हूं, है ये क्या पागलपन है कि आपको इनमें से कुछ भी पता नहीं है, इनमें से किसी का भी ख्याल नहीं है और आप गीत बड़े अच्छे लिखते हैं? तो मुझे प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर अवार्ड शो में सिर्फ इतनी सी थी कि क्या क्या नॉमिनेट था। चलिए तेरी मिट्टी को हम किनारे रखते हैं, तेरी मिट्टी के साथ बेख्याली नॉमिनेट था, इरशाद भाई का लिखा हुआ खूबसूरत गाना है।
कलंक का टाइटल सॉन्ग नॉमिनेट था, बहुत ही बढ़िया गाना है। वे माही नॉमिनेट था। ये प्रॉपर गाने हैं, ये प्रॉपर सही तरीके से बनाए गए गाने हैं। जब आप एक रैप सॉन्ग की बात करते हैं, रैप सॉन्ग के लिए बिल्कुल अलग कैटेगरी रखें, मुझे कोई एतराज नहीं कि उसको आप सॉन्ग ऑफ द ईयर दे दें, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा अवार्ड दे दें। रैप सॉन्ग कैन नॉट कम्पीट विद मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स जो जावेद अख्तर लिखते रहे, जो गुलजार लिखते रहे, जो साहिर लिखते रहे, जो स्वानंद किरकिरे लिखते रहे, और जो मेरे जैसा मामूली आदमी लिखता है। ये कंपटीशन ही गलत है। ये आप सेम कैटेगरी में रख के गलती कर रहे हैं, और उससे बड़ी गलती आप तब करते हैं जब आप सारी जो लिरिकल वैल्यूज हैं उनको दरकिनार करके एक ऐसे गाने को अवार्ड देते हैं जिसमें लिरिक्स का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये जाती इशू होता तो मैं बहुत पहले और बार बोल चुका होता। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। मैं जहां बैठा हूं, जिस दफ्तर में, सामने एक उसमें रैक है जो अवार्ड से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उन अवार्ड्स से रैक भरने का अल्टीमेटली फायदा क्या है? मैं आज ये बताऊं, मुझे पता है कि स्वानंद जी ने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, पर मैं 2 ही अवार्ड्स की वैल्यू करता हूं एज एन ऑडियंस, कि भाई उन्होंने 2 बार नेशनल अवार्ड जीता है। उस अवार्ड की वैल्यू है, वो असली अवार्ड है, वो सच्चा अवार्ड है। मुझे हमें पता है कि वो किसी किताब ने, जो मैगजीन निकलती है, उस मैगजीन ने डिक्टेट नहीं किया है कि भाई हाँ इतने अवार्ड इस फिल्म को दे दो, इतने अवार्ड उस फिल्म को दे दो। मैं मनोज की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये कैटेगरी ही दूसरी होनी चाहिए थी पूरी तरह से। अगर आप उस तरह की बात कर रहे हैं तो वो एक संपूर्ण तरह पूर्णतः दूसरी कैटेगरी का अवार्ड है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो हमारे सभी अवार्ड्स के बारे में है, जो मुझे और भी खराब लगती है और बड़ी बड़ी इंसल्टिंग लगती है। वो ये लगती है कि हमको अवार्ड के लिए, चाहे नेशनल अवार्ड हो, चाहे फिल्म फेयर अवार्ड हो, सारे अवार्ड के लिए हमारे प्रोड्यूसर को अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, वो अवार्ड ही क्या अवार्ड है जिसमें अप्लाई करना पड़े? यार मैंने मेरा काम कर दिया है। अगर आप मुझे अवार्ड दे रहे हैं तो आपका काम है कि आप चुने किसको देना है। मुझे बाबरा मन के लिए अवार्ड इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो अप्लाई करना भूल गए। जी उस साल वो अप्लाई नहीं हो पाया था, उसकी वजह से। तो अगर किसी अवार्ड के लिए किसी को, मैंने अपना काम किया है बहुत ईमानदारी के साथ, मैंने एक गीत लिखा है जो गीत आप तक पहुंचाया है। अगर किसी को लगता है कि इसको अवार्ड देना चाहिए तो वो उसको अवार्ड दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सम्मान दिया गया मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी दिया गया तो मुझे लगेगा कि यार इनका सोचना। लेकिन आप मुझसे कह रहे हो कि मैं अप्लाई करूं इस अवार्ड के लिए, अवार्ड के लिए मैं एक एप्लीकेशन लिख के भेजूं, उसकी कैटेगरी में लिख के भेजूं। अरे भाई मैं भेजूं या तुम करोगे कैटेगराइज? तो ये एक फंडामेंटल दिक्कत है अपार्ट फ्रॉम व्हाट मनोज इज सेइंग। बट टोटली आई सेकंड दैट। जो बात बोली स्वानंद जी ने एकदम सही बोली है कि यार हमसे उम्मीद क्या की जाती है। हम अगर हाथ में कलम पकड़ते हैं, और हाथ में कलम पकड़ना एक जिम्मेदारी है। देखिए, दुनिया के हर प्रोफेशन में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े खराब लोग भी हैं। ये कैटेगराइजेशन हम ना करते हुए इतना मान के चल सकते हैं कि चिंपैंजी में और ह्यूमन में फर्क क्या होता है। बंदर में और इंसान में इतना ही फर्क है कि चिंपैंजी, ये 2 उंगलियां जो हैं, ये उंगली देख रहे हैं आप और ये अंगूठा है, ये एक साथ नहीं मिला सकता। मतलब चिंपैंजी कैन नॉट होल्ड अ पेन। बाकी उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एकदम वही है, साइंस वही कहता है, जो इंसान की है वही है। तो ये 2 उंगलियां मिलाने में, कलम और कूची पकड़ने में हमने 40 लाख साल का इवोल्यूशन लगाया है। 40 लाख साल हम बढ़े हैं, ग्रो किया है, तब हमें कलम पकड़ने की सलाहियत आई है। तो उतना सम्मान आप हमेशा रखें कि ये बंदे का काम था कलम पकड़ना, इसने कलम पकड़ के लिखा, जो लिखा वो अगर इस लायक है कि उसको सम्मान दिया जाए, तो मेरा काम अब फॉर्म भरना और आपको अप्लाई करना, ये आवेदन ही करने होते, नौकरी करनी होती तो हम फिल्मों में क्यों आते, कुछ और कर ले। बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में आता है, मनोज जी और स्वानंद जी दोनों से पूछ रही हूँ मैं। जब मैं आप लोग दोनों के गीत सुनती हूँ तो मनोज जी एक बहुत ही रूमानी दुनिया में ले जाते हैं, जहां पर भावनाओं का आवेश बहुत है, आवेग बहुत है। बहुत शांति से आप एक ऐसे सुकून भरे जहान में बैठते हैं जहां पे आप उस रूमानियत में काफी घंटों आप रह सकते हैं। स्वानंद जी, आपके गीत ऐसे होते हैं जिनमें विद्रोह तो बहुत होता है, लेकिन वो अजीब शांत टाइप का विद्रोह होता है। बाबरा मन एक ड्रीम है कि मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति हो। ऑब्वियसली वो नहीं है मेरे पास, देयरफॉर मैं उद्वेलित हूँ उस चीज के लिए। लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे आप एक साधक की तरह तपस्या कर रहे हो और लिख रहे हो। तो हाउ डू पोएट्स, डू यू डिसाइड योर क्रिएटिव प्रोसेस, या आप लोगों का जो लालन पालन हुआ या जिस तरीके की चित्ती है उससे डिसाइड होता है? कैसे होता है ये? जरूर बात कीजिए इस पे।
मैं एक तो दोनों बातों के ऊपर मैं शुरुआत करूं क्या? मैं करता हूँ। जी जी। जैसे मनोज के, मैं अभ्यासक हूँ थोड़ा सा, मैं गीतों का अभ्यासक रहा हूँ हमेशा, और मैं बना ही शायद गीतकार इसलिए क्योंकि मैं अभ्यासक रहा हूँ। मैंने हमेशा बचपन से जब से गीत सुनने शुरू किया, मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है, मेरे अपने ऊपर। वो मैं मालवा की मिट्टी के, मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से मैं आता हूँ, और वहां पर कबीर पंथ का बहुत बहुत बोलबाला है। मैं कुमार गंधर्व जी के घर में मेरे पिताजी शागिर्द रहे, तो मैंने वहां वो शब्द संपदा मेरे कानों पे बहुत पड़ी हुई है। और कबीर का जो फक्कड़पन है, जो कबीर का जो अवलियापन है जिसको कहते हैं, कि जिसमें, तो उसका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो वो मेरे मेरे काम में मुझे हमेशा लगता है कि वो कहीं ना कहीं से वो फक्कड़पन आता है। वो वो चीज मुझ में है, वो शायद मेरी मिट्टी में है, वो शायद मेरे मेरे काम में है। तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था, मैंने जब पहला गीत लिखा था या दूसरा गीत लिखा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गीत मेरा उस लायक है कि ये फिल्मों में आए। मैंने बाबरामन भी लोगों को डरते डरते ही सुनाया था, जब पहली बार सुनाया था, दूसरी बार सुनाया था, या ऐसे ही सुनाया था, मतलब कि चलो सुन लो भाई। तो मुझे नहीं पता था कि इस गीत की उस वक्त पे जगह भी थी, लोगों को उस तरह का गीत। देखिए, एक गीत मैं लिखता हूँ, एक गीत लोगों को सुनना होता है। उस दोनों का जब 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 समागम होता है, जब उनको जो सुनना है और मुझे जो कहना है, इसकी जब फ्रीक्वेंसी जुड़ती है, तब तब एक गीतकार का उदय होता है, ऐसा मेरा मानना है। जब मनोज भी कितने सारे सालों से लिख रहे थे, लेकिन वो जो लिख रहे थे, वो सुनने का एक समय आया, और उन्होंने जब उनका लिखा, जब सुनने के लिए भी लोग तैयार हो गए थे, उनके कान तैयार हो गए थे, उनकी समझ तैयार हो गई थी, वो फ्रीक्वेंसी जब जुड़ी, अचानक से मनोज हमको दिखाई देने लगे, सुनाई देने लगे। नहीं तो मैं मनोज को कई सालों से जानता हूँ, मैं मनोज को मतलब मैं गीत लिख रहा था, उसके कई साल पहले से मनोज लिख रहे थे, मैं उनको, वो गीत लिख रहे थे बेशक, लेकिन उस तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं आए थे वो। ही यूज्ड टू राइट शोज, ही यूज्ड टू राइट मेनी अदर थिंग्स। हम मिले भी थे, मैंने एक शो किया था, उसके लेखक भी थे मनोज। जो जीता वही सुपरस्टार 2, जो वो जीता वही सुपरस्टार के भी थे। उसके बाद में हमने जस्ट वो रामायण की थी, एक विचक्राफ्ट की, याद है आपको? हाँ, रामायण की थी हमने, एक विचक्राफ्ट, रामायण भी की थी मैंने। Yeah. तो ये एक बात है मेरे अपने बारे में। फिर मनोज, सही है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ मैं आपसे जब भी बात करूंगा स्वर्ण जी, एज एन ऑडियंस बात करूंगा, क्योंकि एज ए राइटर तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं हमेशा, मैंने देखी है एक चीज, कि एक खास तरह की जो एक फोकलोर वाली परंपरा है ना, हाँ, जहां हल्का सा आप कोई बात ऐसी नहीं करते। मुझे लगता है आपने अगर सबसे ज्यादा हैपनिंग और हैप टाइप के भी गाने जहां लिखे हैं, वहां भी आप में एक खास तरह का देसीपन, एक मिट्टी में आप ऐसे सने हुए हैं। आपको मिट्टी से अलग कभी करके देखा ही नहीं जा सकता। मुझे याद है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने 3 इडियट्स में 2 लाइनें सुनी थी, कि लिख लिख कर पड़ा हाथों पर अल्फा बीटा गामा का छाला, गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे लिए ये एक क्रांतिकारी गीत था। ये मेरे लिए सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं था। मुझे पता था कि ये आदमी जो, जिसकी कलम से ये गीत निकला है, उसकी डेप्थ थी, उसकी हाइट है। बिकॉज अरे मनोज, ये नॉर्मल चीजें, ये हर कोई, मतलब मैं भी ट्राई करूंगा कभी अगर मौका मिला तो। बहरहाल हम वो वापस आते हैं। तो ये स्वर्ण जी का संसार है, रचना संसार। मेरे साथ ये है कि मैं बड़ा रूमानी रहा हूँ, और रूमानी में ऐसा नहीं कि मैं जब बड़ा हुआ और मैंने इश्क किया तो मुझे रोमांस समझ में आया। मुझे लगता है मैं बचपन से रूमानी रहा हूँ। पहला गीत या पहली बार जब कलम उठाई होगी तब तो इश्क करने की उम्र भी नहीं थी। इनफैक्ट अहमद नदीम कासमी का एक शेर है कि गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया। गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं मगर है दोस्त, ये क्या हुआ कि दिले बेकरार भर आया। वाह वाह, क्या बात है। तो कहीं भी किसी का भी दिल टूटे, खंजर किसी पे भी चले, तड़पते हैं हम अनीस सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। तो ऐसा वाला माहौल था कि कहीं भी कुछ सुना, कहीं भी कोई रोमांस के किस्से सुने। हीर रांझा देखी जब टीवी पे आई, उस वक्त जब हम दूरदर्शन का जमाना था, तो लिखने का मन किया। तो बिल्कुल सही है कि मेरी पूरी की पूरी पोइट्री, इट इज ड्रिवन बाय लव, इट इज ड्रिवन बाय हार्ट ब्रेक। एब्सोल्युटली। आपका जो ये गीत है तेरी मिट्टी, मैंने शायद, हमारी बात भी हुई थी मैसेज पे, और मैंने कहा था कि ये एक ऐसा देशभक्त लिख रहा है जो अपनी मिट्टी से प्रेम करना चाहता है, और वो माशुका की तरह अपनी मिट्टी से प्रेम करना चाहता है। तो ये मुझे बहुत डिस्टिंक्ट आप लोग दोनों का
दोनों के क्राफ्ट में बहुत डिस्टिंक्ट चीज लगती है। नहीं, और मनोज के पास ना, मनोज के पास में मेरे पास भले ही मिट्टी है, लेकिन मनोज के पास में ना जो एक 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 पॉपुलर सेंटिमेंट को बहुत बहुत आसानी से मनोज हिट करता है, बहुत खूबसूरती के साथ उस सेंटिमेंट को हिट करता है, जो कई बार ऐसा लगता है कि अरे इतनी आसान तरीके से आप लोगों के दिल को छू सकते हो। जैसे तेरी मिट्टी का ही मैं एक उदाहरण ले लूंगा कि उसकी जिस तरह से उसकी लाइन है, तो आपका दिल उस तरह से एकदम से भर आता है कि अरे भाई हाँ। हालांकि मैं जब वो फिल्म देखता हूँ और जब मैं जब उस फिल्म की कहानी के बारे में जाता हूँ, तो मुझे उस फिल्म की कहानी को इतनी देशभक्ति की नहीं है, मुझे नहीं लगता। राइट, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि लेकिन जब वो गीत आता है, वो मेरा ऐसा मानना है कि कई सारे गीतकारों ने हिंदी सिनेमा में कई सारे सालों से बहुत सारी कहानियों को बहुत गहरा मीनिंग दिया है, और ये काम गीतकारों ने ही किया है, और वो पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। एक गीत आता है और उस कहानी को इतना सारा नया, उसमें इतनी सारी जान फूंकता है, उसमें इतना सारा अर्थ डालता है, उसके अंदर इतनी सारी संवेदना फूंकता है कि अचानक से गीतों की वजह से कहानियां बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है। कई बार ही होता है, जैसे मेरे को तेरी मिट्टी के बारे में मुझे कई बार ही ऐसा लगता है कि अरे ये गाना तो एकदम से, मतलब अब वो गाना किसी भी विजुअल पे आप लगा दो, वो गाना उस विजुअल को बड़ा कर देता है। जी। तो जैसे मैं टिकटॉक बहुत फॉलो करता हूँ, एक्चुअली मैं टिकटॉक पे रहता हूँ काफी समय, तो टिकटॉक पे बड़ा वायरल है तेरी मिट्टी। बिल्कुल जी, बहुत वायरल गाना वो, मतलब हर चौथे पांचवे में वो तेरी मिट्टी आता है, वो हर विजुअल को मीनिंग देता है, हर विजुअल को मीनिंग देता है। स्वानंद जी, मुझे ध्यान है 2014-15 विरह का समय था, क्योंकि मेरे पति यूएस में थे, मैं यहाँ थी। मनोज जी की फिल्म का वो जो गीत है जिसमें बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, वो अलमारी कपड़ों वाली लावारिस हो जाती है, क्या बात है। मैं और ये जो हाँ जी पूरा कीजिए मनोज जी। ये अब आपने इसकी याद दिला दी है तो मैं ये याद, सोनम जी एक फिल्म थी मेरी बेबी। हाँ, याद है मुझे। हालांकि बेबी में कोई गुंजाइश नहीं थी कहीं से गाने वाने की, लेकिन नीरज जी को नीरज पांडे जी, उनको एक नज्म मेरी बड़ी पसंद थी, तो वो नज्म वैसी की वैसी उन्होंने एमएम क्रीम से रिक्वेस्ट की कि आप कंपोज कर लें, तो ये नज्म है वैसी की वैसी गई है, इसमें कुछ बदला नहीं की। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसी कोई शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतजार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, दिल से ये कहता रहता हूँ, पर तेरी सांसों में छुप के सांसें लेता रहता हूँ। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर शहर में जिस दिन तू ना हो, ये शहर पराया लगता है। हर फूल लगे बेगाना सा, हर शजर पराया लगता है। वो अलमारी कपड़ों वाली लावारिस हो जाती है, ये पहनूं या वो पहनूं, ये उलझन भी खो जाती है। मुझे ये भी याद नहीं रहता कब दिन डूबा कब रात हुई, अभी कल की बात है, घंटों तक मेरी दीवारों से बात हुई। जो होश जरा सा बाकी है, लगता है खोने वाला हूँ, अफवाह उड़ी है यारों में, मैं पागल होने वाला हूँ। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसा कोई दिन है क्या जब याद तुझे तेरी को 100 बार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तो ये थी वो नज़्म जिसका वो जिक्र कर रही है शुभ्रस्ता। ये जो एक एवरीडे मंडेन रियलिटी को एक अलग रेल्म में ले जाकर के जो आपने कहा स्वानंद जी, वो स्क्रीन पे वो इतना शानदार, वो मतलब इतना प्रेम है इस दुख में भी कि आदमी हमेशा उस दुख में जीना चाहे। ये मनोज जी की खासियत है। आप लोगों में से जब आप लोग बात कर रहे थे तो मैं बहुत इंटेंटली नोट कर रही थी कुछ चीजें। कालखंड की बात हुई कि कभी हमारा समय होता है जो किसी टाइप के म्यूजिक के लिए, किसी टाइप की पोएट्री के लिए तैयार नहीं होता। आज मैं थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करके आज के संदर्भ में बात करना चाहती हूँ। आज की जो परिस्थिति है, चाहे वो इंडस्ट्री की परिस्थिति हो या देश की परिस्थिति हो, आपको लगता है क्या एज अ सोसाइटी हम सभी बातों को बहुत खुल करके कहने को तैयार हैं और वो स्पेस है कि अलग अलग तरीके की बातें की जाएं और शांति से बात हो सके? स्वरन जी, शांति से बात हो सके, ये बात तो मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है मानव जाति के इतिहास में कि आप सब लोग एक साथ एक सुर में एक बात कह सकें। बिल्कुल। शायद ये हमारे इंसान होने की दिक्कत भी है और खूबसूरती भी है कि हम सब लोग
अलग अलग आवाजें रखते हैं और हम अलग अलग आवाजों में बात करते हैं और हम अलग अलग आवाजों में बात कर पाते हैं। हम चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन किसी क्लास का एक बच्चा तो रूठा होता ही है किसी को नहीं। आप चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन किसी का तो मुंह फूला होगा ही। कोई खुश होगा, किसी का मुंह फूला होगा। आप सबको किसी तरह से एक तरह से लाकर आप उस तरह से बात मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। और गीत लिखने का मतलब ही ये होता है कि अगर आपका मुंह फूला हुआ है तो आप मुंह फूले हुए के बारे में गीत लिखे, और अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है तो आपके दिल में खुशी है तो आप खुशी के बारे में गीत लिखे। गीत जबरदस्ती लिखे जाने की चीज है ही नहीं। जब हम किसी फिल्म के लिए भी गीत लिखते हैं तो उस कहानी में, उस जगह पे जाके उस सिचुएशन को समझने में और उसको आत्मसात करने में ज्यादा समय लगता है गीत लिखने से। जब आपको वो कहानी, वो गीत, वो समय, वो स्थिति जब आपके साथ आत्मसात हो जाती है, तब आप कहीं जाकर एक छोटे स्कूल गोइंग किड बनते हो या कॉलेज गोइंग लड़के बनते हो और आप सोचते हो कि भाई चलो अब मैं ऑल इज वेल लिख रहा हूं। लेकिन वो उसके लिए आपको वो उस जगह पे जाना जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि गीत तभी लिखा जा सकता है जब आप जैसे आज के समय में बहुत मीडिया, खासकर मैं मीडिया की बात करता हूँ, कि जैसे मुझे इस लॉकडाउन के चलते कम से कम हर दिन एक फोन आता है कि आप कुछ लॉकडाउन पे लिख दीजिए। मैंने कुछ लिखा है लॉकडाउन पे, मैंने सुना है उनको, मैंने किसी को दे दिया, वो उन्होंने अपने इसमें ले लिया, सर वो हो गया, आप नया दीजिए। लॉकडाउन पे लिखूंगा मैं तब जब वो लॉकडाउन मुझे आहत करेगा। मैं इसलिए नहीं लिखूंगा लॉकडाउन पे क्योंकि आपको आना है कहीं पे, मैं नहीं लिखूंगा। मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिख पाऊंगा नहीं, और अगर वो लिखूंगा तो झूठ होगा, आपको भी पसंद नहीं आएगा, किसी और को भी पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो दिक्कत है हमेशा हर किसी की, कि भाई अभी मेरी कविता भी मैं कई बार लिखा हूं कि 15 अगस्त है, अब आप गीत लिखिए, 2 रोंगटे खड़े करवा दीजिए, अब दो अच्छी बातें कर दीजिए। देश प्रेम ऐसे तो नहीं बेचूंगा मैं जैसे तुम चाहते हो। करेक्ट। उसका मेरा अपना एक तरीका होगा। जिस दिन मैं 15 अगस्त में बहुत अच्छी कविता लिखूंगा, उस समय मैं आप पब्लिश करूंगा, आपको चाहिए तो आप सुना दीजिए, आप उसको रखिए अपने पर, लेकिन वो उस दिन मेरे अंदर से आनी पड़ेगी। मुझे जिस वक्त पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि आज मुझे ये कविता लिखनी है, और मैं लिखता हूँ, और वो लगातार लिखते हैं, हर कोई लिखता है। जैसे मनोज की भी एक कविता है जो भी अभी बहुत वायरल हुई है, मजदूरों के ऊपर है, बड़ी अच्छी कविता है जी। तुम हमें क्या, बहुत अच्छी कविता है। अब मुझे भी कहते हैं कि मजदूरों पर लिखिए, मैंने कहा मनोज ने लिख दी ना, वही मैंने लिखी है, समझो और ले लो। बिल्कुल, मनोज ने लिखी इसलिए मैं भी लिखूं, और मैं भी लिखूं इसलिए मनोज भी लिखे। तो हम उस पूरी की पूरी मुद्दे को मेरे पे क्यों ला रहे हैं हम, कि उसने लिखी है तो मैं भी लिखूं? वो मुद्दा है, वो बहुत जरूरी बात है, उसके ऊपर एक कवि ने एक्सप्रेस किया है, अब वो कर चुका है और इतनी खूबसूरती से कर दिया, उसी को मेरा भी मान लीजिए आप। और मेरा जब होगा तब मैं आपको दे दूंगा, तब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो अचानक से हर चीज को पैकेजिंग करके आप एक एग्जाम देने लग जाते हैं कि चलो भाई लॉकडाउन किसने किसने क्या क्या लिखा, निकालो भाई मजदूरों की समस्या किसने क्या क्या किया, निकालो। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर किसी ने वंदे मातरम लिखा है तो एक आदमी ने लिखा है ना वो। अब सब थोड़ी अपना वंदे मातरम लिखेंगे हम सब। अगर मनोज ने बहुत अच्छी कविता मजदूरों के बारे में लिखी और मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है मैंने ही लिखी। मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर मुझे फिर से कुछ नया, हाँ उसमें 2-4 एडिशन करने का अगर हुआ, मुझे मन किया तो मैं करूंगा, और फिर मैं बता भी दूंगा कि मैंने किया है। और मेरे ख्याल से कवियों में और लिरिसिस्ट में, और इस वक्त के लिरिसिस्ट में और कवियों में इतनी समझ तो निश्चित रूप से है। मेरे ख्याल से सबसे इवॉल्व ब्रीड है हमारी इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ बाहरी कहानियां हैं। सॉरी मैं बटन कर रहा हूं। बोलो प्लीज। मैं ये जो बाहर मैं सुनता हूँ बहुत सारी कहानियां कि अरे यार ये कैसे कैसे राइवलरी है। मुझसे लोग पूछते हैं कभी कभी, यार आप अमिताभ, स्वानंद, आप लोग कभी मिलते हो तो क्या आपके बीच में बड़ी तनातनी रहती है? मैंने कहा अगर हम कभी मिले, वैसे तो हम ऐसे जमावड़ा करके मिल नहीं पाते क्योंकि सब अपनी दुनिया में बिजी हैं, पर कभी किसी अवार्ड शो में, कभी किसी पार्टी फंक्शन में मिले तो हमारे बीच में लाफ राइट होता है। हम दुनिया की सारी बातें करते हैं, हम में से कोई किसी का गिल्ट डिस्कस नहीं करता। हमारे पास करने को बहुत सारी बातें और हैं। तो ये सही है कि मैं भी पुराने जमाने के किस्से सुनता हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इतना इवॉल्व हैं कि हमें पता है कि इतना सारा काम करने को है दुनिया में कि अभी इस देश को कम से कम 50-60 लिरिसिस्ट और चाहिए ढंग के, जो अच्छा लिखें ताकि काम पूरा हो पाए। काम पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसी बात पे मैं एक शिकायत कर दूं आपसे, मुझे बड़ी शिकायत होती है और मैं एक बड़े भाई की तरह भी आपसे शिकायत कर रहा हूँ
जब मैं देखता हूँ ना कि मुझे साल में स्वानंद जी के गाने कम सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब वो एज एन एक्टर इतनी शोहरत, इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, नहीं तो यार, मुझे लगता है कि मैं दिल से शिकायत करूं कि देखिए, हिंदुस्तान में अभी राइटर्स का इतना ब्रीड जो है वो इतना टैलेंटेड नहीं हुआ है कि स्वानंद किरकिरे कम लिखना शुरू कर दें और हमें शिकायत ना हो। हमें शिकायत होगी और हम चाहते हैं कि हमें कम से कम 10-20 गाने आपके मिले साल में ढंग से। मुझे लगता है इस पिटिशन में एक सिग्नेचर मेरा भी होगा, ये शिकायत क्योंकि स्वानंद जी, एक जो आपका गीत है खोया खोया चांद, ये मूवी शायद उस हिसाब से चल नहीं पाई जिस हिसाब से किसी ने भी सोचा था, जिसने भी उस मूवी के साथ वो इन्वॉल्व रहा। सुधीर जी से भी बात हुई थी, उनकी भी उम्मीदें इस मूवी से मुझे लगता है हजारों से ज्यादा थी। लेकिन इसके जो गीत हैं वो इतने ज्यादा सोल टचिंग गीत हैं, तो अगर आपको ध्यान हो स्वानंद जी, तो आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए वो। अरे बिल्कुल, वो क्या बात है, वही है। अब देखिए ना कि मनोज अब मैं जब मनोज अपने गीत के बारे में बात कर रहा था और उसकी मनोज के रोमांस के बारे में हम जब बात करते हैं, तो मेरा भी ये प्रेम गीत है, लेकिन मैं प्रेम को बहुत ही तीक्ष्ण नजरों से देखता हूँ। मतलब मैं बहुत सिनिकल हूँ प्रेम के मामले में। मेरे अपने गीतों में देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आता है, लेकिन ये आता है, फिर मैं देखता हूँ इसको कि अरे भाई है। तो खैर चलिए, मैं आप कह रहे हैं तो मैं 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ कि आज शब्द जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेर स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल, ये मंजिले भी खुद ही तय करें, ये फासले भी खुद ही तय करें, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल, क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। वाह, क्या बात, क्या बात। आनंद जी, ये गीत वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ योर्स। बर्फी के भी गाने, आला बर्फी, मतलब ये सारे मील के पत्थर है मुझे लगता है कि सॉन्ग्स की दुनिया में अगर हम देखें। अच्छा, थोड़ी सी शिकायत भी होती है कि देखिए, यहाँ हमने ऊपर वाले से एक ही टैलेंट मांगा, वो भी आधा अधूरा मिला, कोशिश कर रहे हैं, और कितनी पार्शियलिटी है कि एक ही आदमी को अभिनय का तोहफा भी दे दिया, गायकी भी दे दी, सुरों की समझ भी दे दी, शब्द भी दे दिए। ये गलत है। वो गायकी के साथ मेरा एक बहुत ईमानदार, मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी से बताता हूँ कि वो मेरे माता पिता की वजह से मुझे मिल गई। वो मेरा उसमें इतना भी योगदान, मतलब मैं आज भी कल किसी को बता रहा था कि वो एक मेरे दोस्त है, मेरी एक दोस्त है, उसका बेटा म्यूजिक करना चाह रहा था, तो मुझे शिकायत कर रही थी कि मेरा बेटा ना म्यूजिक तो करना चाहता है लेकिन रियाज नहीं करता, ये नहीं करता। मैंने कहा गलत आदमी से शिकायत कर रही है, मैंने भी आज कभी रियाज नहीं किया। तो मैंने कहा ये भी आप मैं उसको यही बोल रहा था, मैंने कहा नियम में मत डाल, नहीं करता तो नहीं करता, अच्छा गाता है ना, अच्छा गाने दे, उसका कोई रियाज का तरीका होगा, वो कर रहा होगा, क्या रियाज अलग बात। पर ये इसीलिए मेरी जो किताब है उसका नाम है आप कमाई। हाँ, इसलिए है, उसका नाम ही इसलिए आप कमाई है क्योंकि मुझे लगता है कविता मैंने आप कमाई है, गाना जो है वो मेरी बाप कमाई है। तो वो मैं मेरी बाप कमाई पे भी एक कुछ कमा ले, मतलब कुछ चल जाता है मेरा। तो वो उन लोगों ने इतना गाना गाया था कि मेरे कानों में वो गाना बस गया, मेरा कोई उसमें तो मनोज जी, आपके जो लेखन का विस्तार बहुत व्यापक रहा है। आपने फिल्म, जैसा कि अभी बात हुई, आपने स्क्रीन राइटिंग से लेकर के कविताएं लिखी और उसके बाद गीत भी लिखे और लिख रहे हैं। तो मनोज जी, हाउ डू यू डिसाइड कि ये कमर्शियल एंगल है तो इसको इस तरह से अप्रोच करना है, या ये गीत मेरे दिल से निकला हुआ गीत है, इसको इज देयर अ डिफरेंस इन द अप्रोच? क्योंकि मैंने आपके साथ थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करने का भी मौका मिला है मुझे, तो वो 2-3 चीजें मैं लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ जो स्वानंद जी ने भी कहा, और आएंगे हम उस बात पे भी। मैं कोशिश ये करता हूँ शुभ्रस्ता कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अभी स्वानंद जी ने बहुत अच्छे समझाया कि एक तो हमें कमीशन वर्क है, उस कमीशन वर्क की खासियत ये है कि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो गाना आप लिखें
एक ऐसा गाना जो फिल्म की सिचुएशन पे फिट हो, एक ऐसा गाना जो कमर्शियल हो, जिसको सुन के प्रोड्यूसर को ये लगे कि हाँ यार इससे ना 12 करोड़ का डे 1 लग जाएगा, 12 करोड़ आ जाएंगे पहले दिन। आप सोचें किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे गाने लिखे जाते हैं। एक ऐसा गाना जब आप उसको नरेट कर रहे हो तो एक कमरे में तकरीबन अक्सर ऐसा होता है कि 7-8 लोग बैठे होते हैं। वो 7-8 लोग कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, म्यूजिक कंपनी का मालिक है अगर वो होता है, अक्सर एक्टर्स भी जो फिल्म के बड़े एक्टर्स हैं वो होते हैं। आप ऐसा क्या लिखेंगे जो इन सबको खुश करे? इन सबको खुश करने के बाद इनकी जो प्रोड्यूसर साहब है उनकी बीवी को भी अच्छा लगे अगर वो घर जाके सुनाए तो, और जो उनका ड्राइवर है जिसके साथ वो गाड़ी में जाएंगे उसको भी सुनाए तो उसको भी अच्छा लगे। तो ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम आपको कवर करना होता है। आपके सामने एक ही चैलेंज है कि ये दो अलग अलग धरातल हैं, दो अलग अलग ध्रुव हैं, इन दोनों पोल्स को मिला के एक किया जाए, इनके बीच का अंतर कम किया जाए। ऐसा कुछ हो जाए कि इस सारे रिस्ट्रिक्शन के बीच में आप अपनी बात भी कह जाएं। तो जब भी ये हुआ है, जितनी बार भी ये हुआ है, उतनी बार खोया खोया चांद बन जाता है, उतनी बार बंदे में था दम बन जाता है, उतनी बार तेरी मिट्टी बन जाता है। और जब ये नहीं हो पाता तो आपको हमेशा वो अलगाव दिखता है। इसीलिए आप कभी कभी कहते हैं कि यार गाना लिखा तो बहुत अच्छा था लेकिन पिक्चर में कुछ वर्क नहीं किया, चली नहीं पिक्चर, क्योंकि दूरी रह गई। तो इस दूरी को कम करना ही शायद एक मिशन है जिसमें मैं और हर राइटर लगा हुआ है फिल्मों के लिए लिखने वाला। और मैं एक बात आपको और बताऊं, ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे अक्सर तकलीफ होती है क्योंकि मैं तो बहुत हिंदी बेल्ट में घूमता रहता हूँ। मैंने बहुत बार देखा है, अभी आपके यहाँ चौरस्ता में पटना कुछ दिनों पहले गया तो पटना का एक इवेंट था, कोई लिटरेरी इवेंट था जहां मैं चीफ गेस्ट था। पटना के जितने भी मूर्धन्य साहित्यकार थे उन्होंने उस इवेंट को बाइकआउट कर दिया। ये कल का लड़का ये कैसे बन सकता है? अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो जाता हूँ सुनने के लिए और मैं झुका हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि इन लोगों जैसा मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन आप भी तो बच्चे के ऊपर प्यार का हाथ रखे ना, आपने अचानक बाइकआउट कर दिया। वो बाइकआउट की खबर मुझ तक पहुंची, वो अखबारों में गई, बहुत बड़ी खबर बनी। बहरहाल तो मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ और ये बात मैं गुस्से से कहना चाहता हूँ, इसमें मैं अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करूंगा कि फिल्मी गाने लिखना भाई साहब बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही बात में बैठ के किताबें स्वानंद जी ने भी लिखी है, मैंने भी लिखी है और हम दोनों की किताबें ठीक ठाक पढ़ी गई हैं। हमें पता है वो बड़ा आसान काम है क्योंकि हमें कोई डिक्टेट करने वाला है ही नहीं। एक ओम प्रकाश आदित्य बहुत बड़े कवि, शायद आपके मालवा के ही थे, मुझे जहां तक याद आता है सोनम जी। ओम प्रकाश आदित्य की एक कविता थी जिसमें वो एक मंजरनामा खींचते हैं। वो कहते हैं कि फिल्मों का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर एक दिन फिल्मी गीतकारों से बोर हो गया। उसको लगा कि यार ये क्या लिखते हैं, दिल जिगर दीवाना मस्ताना, कोई नई बात तो कहते नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि जो हिंदी कविता के बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार हैं उनसे अपनी फिल्म के गीत लिखवाते हैं। देखिए मुश्किल कैसे पैदा होती है। एक काल्पनिक सिचुएशन है पर आप देखिए मुश्किल कहां से आती है। तो सबसे पहले वो प्रोड्यूसर साहब चले गए काका हाथरसी के पास और काका से बोला कि काका, फिल्म की सिचुएशन ऐसी है कि एक खूबसूरत लड़की जो हमारी फिल्म की हीरोइन है वो टेरेस पे बैठी हुई है, उसके चेहरे पे दुख की लकीरें हैं, उसको देख के लगता है कि ये इतनी दुखी है कि ये कूद के आत्महत्या कर ले। बैकग्राउंड में काका गाना बज रहा है, अब आप लिख दीजिए काका ने क्या लिखा, गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार। फिल्म का गाना, गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार, भली करे करतार न कोई दे दे धक्का, ऊपर मोटी नार है नीचे पतले कक्का। ये बचा पढ़ा बोला यार ये तो फिल्मों में ये कैसे कंपोज होगा और कैसे बनेगा, काका ने अपने अंदाज में लिख दिया। खैर वो पूरा का पूरा एक व्याख्यान है कि कैसे वो डिफरेंट लोगों के पास गए। अंत में वो पहुंचते हैं रामधारी सिंह दिनकर के पास। हाँ। दिनकर से कहते हैं कि दिनकर जी आप लिख दीजिए क्योंकि आपसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, आप कभी आप इस सिचुएशन पे लिख दीजिए। दिनकर जी क्या लिखते हैं सिचुएशन पे कि हे प्रचंड चंड चंडिनी, हे प्रचंड चंड चंडिनी, अखंड खंड खंडिनी, वीरताभिमंडिनी, साम दाम दंडिनी, सिंहनी की ठान से, आन बान शान से, मान से गुमान से, तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। तो ये मुश्किल है फिल्मी गाने लिखने की। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नया लोक संगीत है, सिनेमा का संगीत जो है वो नया लोक संगीत है। वो सबको वो जैसे इनका कोई गीत है जो आपको आपकी विरह में सुकून देता है, आपको आपके विवाह में सुकून देता है, आपको आपके घर के शादी के किसी और फंक्शन में सुकून देता है। तो हम लोगों को सिर्फ इसके अलावा इन चीजों के लिए भी गाने लिखने हैं कि हम आपके लोग फिल्मों के नाम भूल जाते हैं, कलाकारों के नाम भूल जाते हैं, गीत याद रहते हैं। आज कल परिणीता को 15 साल हुए, लोग मैं 15 साल पहले की अपनी तस्वीरें देख रहा था, मैं कह रहा था ये कौन लोग हैं, लेकिन गीत मुझे पता है कौन
वो गीत लोगों के मन में आज भी, कल भी सुनते हैं। वो मुझे इंस्टाग्राम पे रोज 2 कवर आते परिणय के, 2 या 3 या 4 कवर आते हैं। तो गीत रह जाता है, बाकी सब समय खा जाता है बाकी सारी चीजों को, गीतों को नहीं खा पाया आज। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं एक बात और बताऊं आपको शुभ्रस्ता, आप देखें कि विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं 3-4 नाम लेता हूं और मुझे पता है कि ये 3-4 नामों में एक बात कॉमन होगी कि इनको, शुभ्रस्ता आप भी और स्वानंद जी आप भी, हम सब इनके फैंस हैं। जॉन एलिया, सुमित्रा नंदन पंत, बिल्कुल, मजाज लखनवी, ये वो जोश मलियाबादी, जोश 4 मलियाबादी। नाम मैंने दिए। क्या आपको पता है कि ये 4 लोग जिनके मैं और आप कसमें खाते हैं कि भाई अगर लिखो तो ऐसा लिखो, जिनको सुन के पढ़ के हम लोगों ने थोड़ा बहुत लिखना सीखा है, ये चारों लोग फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके बरसों बिता के इसी शहर में वापस चले गए, इनसे एक गाना क्रैक नहीं हुआ। तो कुछ तो मुश्किल होगा इसमें कि जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। सही बात। तो आप इसको एक फाइन आर्ट का दर्जा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इतने एलिटिस्ट हैं अपने अप्रोच में कि भाई जो चीज हमारी किताब में छप गई, जो चीज बड़े बड़े आलोचकों ने जिसके बारे में लिख दिया वही सही है। लोक जिसको बोलते हैं, लोक वर्ड बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी बात थी स्वरंजू ने कि लोकगीत हैं भी, ये नए जमाने के लोकगीत हैं। और प्रॉब्लम यही है कि लोकगीतों को ना तब कभी वो दर्जा मिला जब इनको मिलना चाहिए था, ना आज मिलता है। आज मिला वो हम खुश हैं, हम खुश इस बात से। श्लोक जी, exactly. श्लोक हमेशा लोक को त्यागने की कवायद करता है और अंततः श्लोक जो निकलते हैं वो लोक से ही निकलते हैं, ये भूल जाते हैं। निकलते हैं तो लोग भूल जाते हैं। मैं मुझे ये बात पूरी तरह से ध्यान है स्वानंद जी की, जब जिस काम की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जब वो पूरा प्रोसेस चल रहा था, वो ब्रीफ और वैसे जब स्वानंद जी का जो गीत आया था, वो गीत मेरे दिल को बहुत बहुत ज्यादा छुआ। पर वो जो प्रोसेस था ऑफ दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, वो ड्राइवर को भी सुनाना है, टीम मेंबर्स को भी सुनाना है, स्टेक होल्डर्स को भी सुनाना, और स्टेक होल्डर्स में भी मल्टीपल लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं। और वो कहीं ना कहीं जा करके वो चीज, और ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें राइटर्स स्वयं इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें स्वानंद जी ने एकदम बहुत मुखरता से कहा कि शुभ्रस्ता मुझे लगता है कि आप मनोज के पास इसको ले जाइए, वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे इसमें। और ये जो तरीके का बड़प्पन भी है इसमें, एक तरीके की सधुक्कड़ी भी है कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। और नहीं समझ है यार, एक बात है कि मुझसे कुछ अचीव करने को कहा जा रहा है और वो मुझे अगर अचीव नहीं हो रहा है तो वो मुझसे नहीं अचीव हो रहा है। अब वो उसको मैं उस पर जिद करके बैठ जाऊं कि ये मैं फिर भी करके दूंगा, तो फिर वो फ्रिक्शन है, फिर उसके अंदर रेजिस्टेंस है, गर्मी होगी, आपको कुछ अच्छा लगेगा, मुझे कुछ बुरा लगेगा। उससे अच्छा है कि इस वक्त में इस बात को इसी जगह पे विराम देते हैं अपन, और उसको नए सिरे से देखते हैं। मैं ऐसा कई बार ही करता हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा भी होता है मेरे साथ, जैसे ऐसे हमारे यहाँ पे लोगों ने किया हुआ है, इरशाद भाई ने किया हुआ है, इरशाद भाई ने ऐसा या किसी ने किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कि उन्होंने कहा कि मतलब मान लीजिए कि ये सच है, मतलब मैं नाम बदल के बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई, मतलब मनोज के पास कोई गया कि आप मनोज गाना आपसे लिखवाना है, लेकिन वो थोड़ा वो स्वानंद जैसा लिख दीजिए। तो मनोज ने कहा कि 1 मिनट स्वानंद, इन लो बात करो, तो फोन पकड़ा दिया, बोले भाई तुम बहुत बढ़िया बात कही। आप ये सब लोग, हम लोग इनसिक्योर भी शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि हमको एक बहुत अच्छी तरह से पता है कि मनोज जो पकाता है और मैं जो पकाता हूँ, इस दोनों के पकाने में बहुत फर्क है। और मेरा अपनी जगह पे अलग है, उसका अपनी जगह पे अलग है। इसका दोनों का, उसको मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं, मुझे उसके जैसे बनने की जरूरत है नहीं। तो अगर किसी को मेरे गाने सुन के मनोज के पास जाने का मन कर रहा है तो उसको दिक्कत है। अगर मनोज के गाने सुन के मेरे पास आने को मन कर रहा है तो उसको दिक्कत है। अगर उसको मनोज का गाना अच्छा लगता है तो उसको मनोज के पास जाना चाहिए। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है खोया खोया चांद के लिए मैं फिट हूँ, लेकिन तेरी मिट्टी के लिए तो मनोज ही फिट है ना। और खोया खोया चांद और तेरी मिट्टी, ये नितांत अलग अलग दुनिया है, दोनों बड़ी खूबसूरत दुनिया है, दोनों अपनी जगह पे खूबसूरत दुनिया है, लेकिन अलग है। ये दोनों दुनिया अलग है। अब ये दोनों दुनिया में दो अलग अलग, तो इसीलिए कास्टिंग कहते हैं उसको, कि आप किसको कास्ट करते हैं। तो कई लोग इस बारे में भी बहुत अच्छे होते हैं कि उनको पता होता है कि मेरी फिल्म के लिए मैं किसको कास्ट करूंगा, इस फलाने गीत के लिए मैं किसको कास्ट करूंगा, या इस फलानी
कहानी के लिए मैं किसको कास्ट करूंगा? बहुत सही बात है, बिल्कुल। मनोज जी, कोई ऐसा क्रिएटिव फ्रंट पे कोई ऐसा मलाल या कोई ऐसी विधा जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो या नहीं? एक्टिंग ये मैं बोलने वाली थी एक्चुअली कि आप कब आ रहे हैं फिल्मों में। ये जो जिम्मेदारी है ना, ये हमने अपने खानदान के बड़े भाई को सौंप दी है। मतलब हम कहीं भी खड़े होते हैं तो बहुत अपनी छाती ठोक के एक बात कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ का मतलब ये जो कवि बिरादरी है, इस बात हो रही है कि कवि बिरादरी में से निकल के हमने एक्टिंग के लिए भी नेशनल अवार्ड ले लिया। तुम्हारे कितने एक्टर हैं जो वहां से निकल के गीत लिखने का अवार्ड ले गीत लिखने का अवार्ड लेंगे? ये तो हो नहीं सकता ना। तो वो तो नहीं कर पाएंगे। एक बात सिद्ध हो जाती है कि हम ज्यादा बड़े हैं, हम ज्यादा वर्सेटाइल हैं, हम यहाँ वहां दोनों निभा सकते हैं। बिल्कुल निभा सकते हैं सर, बिल्कुल निभा सकते हैं। तो कभी एक्टिंग का मौका मिलेगा मनोज जी तो आप छोड़ेंगे नहीं इसेंशियली? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये इतनी जिम्मेदारी का काम है कि मैं कभी इनफैक्ट अपनी फिल्मों के जब सेट्स पे जाता हूँ और लोगों को एक्ट करते हुए देखता हूँ, मैं एक बच्चे की तरह देखता रहता हूँ कि यार ये कैसे कर लेते हैं, मुझसे नहीं हो जाएगा किसी दिन, वो भी हो जाएगा। नेवर से नेवर। हाँ, मैं भी कहा एक्टर बनने आया था, पर वो बन गई बात और शुरू हो गया तो कर लिया। मैंने सबसे पहली बार शायद आपको एकलव्य में देखा था ना? एकलव्य में था मैं। हाँ, एकलव्य में था मैं। बहुत वो एकलव्य मैंने लिखी थी एक्चुअली, उसकी डायलॉग्स मैंने लिखे थे एकलव्य। राइट। वो एक रोल था जो वो बहुत सबसे छोटा रोल था उस फिल्म में, और सबसे एक ही रोल था। एक रोल में सारे स्टार थे, सिर्फ एक ही था रोल था जिसमें नॉन स्टार था वो। तो वो मुझे सेट पे जाना होता तो विनोद ने कहा कि तू खड़ा हो जा, तू आ जा, तू बन जा। तो मैंने कहा चलो आ जाते हैं। तो इस तरह से वो शुरू हुआ था मस्ती में। मतलब मैंने हमेशा मजाक में एक्टिंग शुरू हुई मेरी, और ऐसी चलती रही। और जब तक कि मुझे 2-3 ऐसी फिल्में नहीं मिली जो मुझे फिर वो पूरी तरह से ऑफर हुई, जो कहते हैं कि, और मुझे अच्छा लगता है। मैंने वो भी मैंने एक्टिंग को लेके मेरी एक जो धारणा है वो ये है कि एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक्टिंग ना उस फूड चेन में ना सबसे ऊपर का काम है एक्चुअली। जिसको इसलिए कहूंगा मैं वो, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है, लिखा है, कंपोज किया है, डायलॉग लिखे है, वो जाके कल्मिनेट वहां एक्टर के थ्रू होगा। अगर वो एक्टर वो संवाद ठीक से नहीं बोलेगा तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हो वो खत्म हो जाएगा वहां पे। तो एक्टर को बहुत पैम्पर किया जाता है। उतनी पैम्परिंग इंडस्ट्री में किसी और को नहीं मिलती जितनी किसी एक एक्टर को मिलती है। करेक्ट, लाड प्यार से उसका मूड बना के रखना बहुत सारी यूनिट का काम होता है कि वो खुश रहे भाई। तो इसलिए मुझे कभी कभी एक्टिंग में वहां पे बड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है कि आप एसी में बैठे साहब, हम काम कर रहे हैं, तो आपको बड़ी गिल्ट आती है कि यार ये काम करें और हम बैठे रहे, ये कैसे चलेगा। लेकिन चूंकि वो उस जगह पे वही जरूरी होता है, आपको टेडी बियर बन के बैठना। तो करेक्ट। मनोज वो मजदूर वाली कविता बोल के जाओ यार, ऐसे मत जाओ। अच्छा, मैं बोल के जाऊं? हाँ, बोल के जाओ। अब हुक्म है तो बोल जाओ, उतना बनता है भाई। मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझे याद आता है कि मजदूर हैं हम, और मानते हैं कि तुमसे थोड़ा अलग है। तुम्हारे जिस्म लहू और मांस से बने हैं, हमारे सीमेंट और गिट्टियों से। तुम माँ की कोख से जन्म लेते हो, हम कारखाने की भट्टियों से। ये बात। तुम खदानों का कोयला हो, हम तिजोरी का सोना। तुम्हें पूरी दुनिया चाहिए, हमें सिर्फ एक कोना। बहुत मुश्किल है तुम्हारा और हमारा एक सा होना। ये बराबरी का दौर है, यहाँ किसी को छोटा कहते अच्छा नहीं लगता, पर तुम्हें कहें भी तो क्या कहें। तुम बेचारे महंगे मर्तबानों के मारे अपनी प्यास के लिए मिट्टी के प्याले नहीं कमा पाए, जिंदगी भर दौड़ते रहे और हमारी तरह पैरों के छाले नहीं कमा पाए। स्क्वायर फीट्स के बाशिंदों, कभी जमीन बिछा के सोए हो क्या? ब्रेग्जिट पे आंसू बहाने वालों, कभी भारत मिलाप देख के रोए हो क्या? तुम्हारे जख्म मरहमों के मोहताज हैं, और हमें चोट लग जाए तो धूप के फरिश्ते आके अपनी उंगलियों का सेंक देते हैं। तुम्हारे पास दुखों के वो हीरे कहां जो हमारे बच्चे खेल के फेंक देते हैं। तुम जुगनुओं के जागीरदार, हम तड़कता हुआ आफताब हैं। तुम नक्शों पे खिंची तंग दिल हकीकत, हम नई दुनिया का दरिया दिल ख्वाब हैं। तुम बहुत मामूली हो, हम बहुत नायाब हैं। तुम सिर्फ जिंदाबाद हो, हम इनकलाब हैं। इसलिए आज हम अपनी गलती कबूल करते हैं। हमने मांगने से पहले देने वाले का बौनापन नहीं देखा। हमारी मेहनतों का कद तुम्हारी इमारतों से बड़ा है, तुम हमें क्या दोगे? तुम्हारा राजभवन हमारी नंगी पीठ पे खड़ा है, तुम हमें क्या दोगे? तुम्हारी एक एक नींव पर हमारी हड्डियों का उधार चढ़ा है,
तुम हमें क्या दोगे? 21वीं सदी में महाशक्ति बनने का तुम्हारा सपना हमारे कदमों में पड़ा है, तुम हमें क्या दोगे? हम देते हैं तुम्हें ये वचन कि आज तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं और वापस लौट के आएंगे। तुम्हारी ये कायनात जो उजड़ गई है इसे फिर बसाएंगे। जिंदगी का मलबा देखकर आंसू मत बहाओ, हम ईश्वर के हाथ हैं, तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाएंगे। ये बात है। आपने इसकी फरमाइश की, मैं इसमें धन्य हूँ। नहीं, बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सुनी थी, किसी एक इस पे सुनी थी, किसी एक पोर्टल पे मैंने सुनी थी अभी जी। और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत ही मजा आया था। मैंने कहा बढ़िया लिखी थी मैंने तो। बस हो गया मेरा काम। बस बहुत अच्छा। मैं Thank इसी you. उम्मीद के साथ ये कॉन्वर्सेशन एंड करना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ऐसा कालखंड जरूर आए जो कविता आपने पढ़ी अभी मनोज जी, उस चीज को ना केवल समझने के लिए बट उसको आत्मसात करने का माहौल बहुत जल्दी आए। मुझे लगता है वही एक वाद है, ना वो राष्ट्रवाद है ना वो समाजवाद है, वही एक वाद है मुझे लगता है जिसके पीछे हम सबको भागना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो थैंक यू स्वर्ण जी, थैंक यू। आभारी आपका। मैं फोन करता हूँ आशीर्वाद देने के लिए कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कभी भी कभी भी। यस, थैंक यू सुपरस्टार, बाय। थैंक यू, बाय। अच्छा शुभरास्ता जी जी बताइए। बाद में बताइए। नहीं बताइए बाद में कॉल करेंगे आपको। दो लाइनें बाबरा मन गुनगुना दो, बस मेरा दिल खुश हो जाए। मैं तो रुक जाऊं तो ही अच्छा है। अब इतना कर ही रहे तो कर ही दो यार। कौन नहीं सुनना चाहता इसे? हजारों बार। मन देखने चला एक सपना, बाबरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी धड़कनों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने क्या बात, ये बात है। थैंक यू आप दोनों के लिए, स्वर्ण जी के लिए। थैंक यू, तालियां आप दोनों के लिए। थैंक यू। चलो ये अच्छा हो गया, एंड अच्छा हो, अंत भला तो सब भला। अच्छा एक प्रॉमिस कीजिए, आप सुनिए, आपने वाकई बहुत अच्छा गाया, इसका एक ऑडियो भेजिए ना। हाँ भेजती हूँ। आजकल मैं बहुत ज्यादा गाने वाने शेयर कर रही हूँ मनोज जी, मैं भेजती हूँ। आजकल मैं राजनीति से विरक्त होके यही सब कर रही हूँ। फोक दादी दादी की डायरी मिली है मुझे, तो मैं सबको एक जगह कंपाइल कर रही हूँ अभी उनकी बहुत पुराने। एक दिन कुछ पोस्ट किया था आपने, कोई एक लोकगीत था बिहार का, जी आपको याद है वो? तो अब चलते चलते मेरी भी फरमाइश है, वो भी हो जाए फिर हम खत्म। कौन आपको ध्यान है? क्योंकि मैंने रोज ही पोस्ट कर रही हूँ कुछ ना कुछ, आपको ध्यान है? एक दिन मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने सुन के, कोई भी आप सुना दे अच्छा ही होगा, जो भी आपको दिल करे। मैंने कल डाला है एक, वो सुनाती हूँ। वो बेसिकली राम जी और मिथिला की नारियों का संवाद है। चकित होई पूछलन मिथिला के नारी, अहो राम मिथिला के नारी बबुआ सुनना, हे बाबू बोलू ना, कैसे पधारल मिथिला धाम बाबू कहना, कैसे पधारल मिथिला ग्राम। ब्यूटीफुल। ये थोड़ा लंबा है, मैं भेजती हूँ, आप लोग दोनों को भेजती हूँ। 10 मिनट का प्लीज। नमस्ते। ठीक, नमस्ते। चलिए थैंक यू, चलिए मिलते करते बात। यस।